नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति खंड काव्य उर्वशी पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसकी एक अच्छी साहित्यिक समीक्षा है, तो कोशिश रहेगी कि उसके आईनों से इस रचना को देखें। बिल्कुल। मकसद यही है कि उर्वशी में जो प्रेम, सौंदर्य और चेतना की बातें हैं या मानवीय अस्तित्व के सवाल हैं, उन्हें थोड़ा कुरेदें, समझें। जैसा समीक्षा भी कहती है, ये सिर्फ स्वर्ग की अप्सरा और धरती के राजा की लव स्टोरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पढ़ते बहुत ज्यादा है। चलिए खोलते हैं ना। हाँ। देखिए, कहानी का आधार तो उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम ही है। स्वर्ग की अप्सरा, पृथ्वी का राजा। जी। लेकिन ये प्रेम एक तरह से एक माध्यम बन जाता है। माध्यम किस चीज का? दिनकर जी इसके जरिए इंसान के अंदर जो चलता है ना, शरीर और आत्मा का संघर्ष, इच्छा और विवेक का द्वंद्व, उसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम अपने चरम पर कैसा हो सकता है, उसकी एक खोज है ये। दिलचस्प। तो कहानी का जो मुख्य प्लॉट है वो कैसे आगे बढ़ता है? मतलब उर्वशी पृथ्वी पर आती हैं, फिर? हाँ, उर्वशी पृथ्वी पर आती हैं। राजा पुरुरवा उन्हें देखकर जाहिर है मोहित हो जाते हैं। हम्म। उनमें एक गहरा तीव्र प्रेम पनपता है। लेकिन देवताओं के अपने नियम हैं। फिर इंसानी रिश्तों की अपनी जटिलताएं हैं, शक हैं, सवाल हैं। तो क्या ये प्रेम टिक पाता है? समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? यहीं पर कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। कुछ बाहरी हालात और शायद कुछ अंदरूनी कश्मकश भी, जिनकी वजह से उर्वशी को वापस स्वर्ग लौटना पड़ता है। ओह। और पुरुरवा, वो पीछे रह जाते हैं, विरह की आग में जलते हुए। वो खुद से सवाल करते हैं, अपने प्रेम पर, अपने अस्तित्व पर। तो ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं है? नहीं, यही तो दिनकर की खूबी है। पुरुरवा उस विरह के मंथन से गुजरकर प्रेम की एक ज्यादा ऊंची, ज्यादा गहरी समझ तक पहुंचते हैं। मतलब प्रेम उन्हें बदल देता है। हाँ, उनका प्रेम सिर्फ पाने की इच्छा से ऊपर उठकर एक तरह से आत्मज्ञान का, खुद को जानने का रास्ता बन जाता है। वाह। तो मतलब प्रेम यहाँ सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक सफर बन गया। ये तो सच में काफी गहरा विचार है। बिल्कुल। समीक्षा में और कौन से मुख्य विषय हैं जिन पर जोर दिया गया है? हाँ, कई अहम बातें हैं। एक तो यही जो हमने अभी बात की, शारीरिक आकर्षण और आत्मिक प्रेम के बीच का जो तनाव है। शरीर बनाम आत्मा। बिल्कुल। क्या प्रेम सिर्फ तन का रिश्ता है या आत्माओं का मिलन? दिनकर ये सवाल उठाते हैं। और दूसरा? दूसरा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नारी का चित्रण। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि दिनकर की उर्वशी महज एक सुंदर अप्सरा या भोग की वस्तु नहीं है। पारंपरिक छवि से अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। वो चेतना की सहयात्री है। उसमें सिर्फ बाहरी सौंदर्य नहीं, एक आत्मबल है, एक अपनी सोच है, अपनी शक्ति है। ये बहुत प्रगतिशील चित्रण है उस समय के हिसाब से। सही बात है। और पुरुरवा के सफर के बारे में, प्रेम के इस अनुभव से वो आखिर क्या सीखते हैं? पुरुरवा का प्रेम के जरिए आत्मज्ञान तक पहुंचना, ये भी एक केंद्रीय विषय है। वो जो दर्द सहते हैं, वो उन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो इस तरह देखें तो ये रचना जैसे इंसान और देवता के बीच, या कह लीजिए कि हमारी मानवीय सीमाओं और हमारी असीम संभावनाओं के बीच एक पुल का काम करती है। ये हमें प्रेम के जरिए खुद को बेहतर बनाने या समझने की प्रेरणा देती है, ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा, अब जरा भाषा और शैली पर आते हैं। सुना है कि दिनकर जी की भाषा बहुत ओजस्वी, बहुत दमदार होती है। हाँ, बिल्कुल। भाषा तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, मतलब काफी परिष्कृत हिंदी, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा है। लेकिन वो बोझिल नहीं लगती। अच्छा। नहीं, उसमें एक अद्भुत प्रवाह है, एक ओज है, और भावों को व्यक्त करने की जबरदस्त क्षमता है। शैली मुक्त छंद की है। मुक्त छंद मतलब कोई तुकबंदी, कोई मीटर नहीं? हाँ, पारंपरिक बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे तो एक लय, एक संगीत महसूस होगा। और दिनकर ने प्रतीकों का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है। प्रतीक? जैसे? जैसे कमल, अग्नि वगैरह। ये सब सिर्फ चीजें नहीं है, इनके गहरे अर्थ हैं जो कविता को और समृद्ध बनाते हैं। और रस, भाव कौन से प्रमुख है? प्रेम कहानी है तो श्रृंगार तो होगा ही। श्रृंगार और शांत रस तो मुख्य हैं ही। लेकिन जब उर्वशी चली जाती हैं तो पुरुरवा का विरह करुण रस पैदा करता है। और कहीं कहीं पात्रों के अंदर जो द्वंद्व है, उसमें वीर रस की भी झलक मिल जाती है। समीक्षा में कुछ पंक्तियों का भी जिक्र था शायद। कोई ऐसी पंक्ति जो आपको खास तौर पर याद आती हो? हाँ, कई पंक्तियां हैं जो सीधे दिल को छूती हैं। एक आपने ही बताई थी शायद। हाँ, वो वाली।
नारी केवल देह नहीं, वो आत्मा है जो प्रेम में पुरुष का सहचर बनती है। बिल्कुल। ये पंक्ति देखिए, नारी को कितना सम्मान, कितनी गरिमा देती है। वो सिर्फ देह नहीं, आत्मा है, बराबर की साथी है। सही कहा। ये आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। और एक और पंक्ति है जो प्रेम के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करती है। प्रेम जब आत्मा का आलंबन बनता है, तभी वो दिव्यता प्राप्त करता है। मतलब प्रेम जब सिर्फ भावना न रहकर आत्मा का सहारा बन जाए तो वो डिवाइन हो जाता है। हाँ, दिव्यता छू लेता है। ये पंक्तियां सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्रेम असल में क्या है। तो साहित्य लगत में इस कृति का क्या महत्व है? इसे दिनकर जी के सबसे बड़े कामों में गिना जाता है? जी हाँ, व्यापक रूप से इसे दिनकर जी के सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण खंड काव्यों में से एक माना जाता है। अच्छा। हिंदी साहित्य में देखें तो ये नारी चेतना को, मानवीय गरिमा को और प्रेम के इतने गहरे दार्शनिक रूप को सामने रखने वाली एक अनूठी रचना है। इसमें कला है, दर्शन है, भावनाएं हैं, सबका अद्भुत संगम है। तो संक्षेप में कहें तो उर्वशी सिर्फ उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान की आत्मा की एक यात्रा है, रिश्तों की गरिमा की बात है, सौंदर्य के असली मतलब की खोज है। दिनकर ने यहाँ प्रेम को सिर्फ शारीरिक आकर्षण या भोग से बहुत ऊपर उठाकर उसे बोध का, एक तरह की एनलाइटनमेंट का जरिया बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम को भोग से बोध तक ले जाने की यात्रा है ये। और अंत में शायद एक सवाल जो समीक्षा भी उठाती है और जो हमारे लिए भी है, कि प्रेम का ये जो सफर है, तन के खिंचाव से शुरू होकर मन और आत्मा की गहराई तक पहुंचना, ये आज के दौर में हमारे रिश्तों में, हमारी अपनी जिंदगी की तलाश में कितना प्रासंगिक है। ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम आज भी प्रेम को इस नजरिए से देख पाते हैं? ये सवाल दिनकर की ये रचना आज भी हमसे पूछ रही है ना? बिल्कुल। और शायद यही कालजयी रचनाओं की पहचान होती है कि वो हर युग में प्रासंगिक बनी रहती हैं।